हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एडिनोमायोसिस क्या होती है और उसका इनफर्टिलिटी में क्या रोल है, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। एडिनोमायोसिस हमने अपने पहले वाले एक वीडियो में देखा कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है। एंडोमेट्रियोसिस का ही एक पार्ट होता है एडिनोमायोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में हमने देखा कि यूजुअली जो एंडोमेट्रियम है वो यूट्रस की सबसे इनरमोस्ट लाइनिंग होती है। बीच वाली जो लेयर होती है इसको हम लोग मायोमेट्रियम कहते हैं, जो मसल की बनी हुई होती है, और जो सबसे बाहरी लेयर होती है इसको हम सीरोजा कहते हैं। हर महीने पीरियड के दौरान यह एंडोमेट्रियम की 2/3 लेयर जो है वो शेड ऑफ हो जाती है, झड़ जाती है, वही पीरियड के फॉर्म में बाहर आती है अगर उसको भ्रूण नहीं मिलता है तो। और अगर उसको भ्रूण मिल जाता है तो वो प्रेगनेंसी की तरीके से आगे उसकी मिट्टी की तरीके से प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने में हेल्प करती है। बट अगर यही एंडोमेट्रियल सेल्स बाहर की तरफ डिपॉजिट हो जाते हैं तो इनको हम लोग एंडोमेट्रियोसिस यानी कि एक्टोपिक एंडोमेट्रियल साइट्स कहते हैं, और उसके जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया। अब अगर उसके कुछ सेल्स इसकी मायोमेट्रियम में किसी वजह से आ जाते हैं, यानी कि जो बीच वाली लेयर है उसमें ये एंडोमेट्रियल स्पॉट्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, तो आप कुछ इस तरीके से समझिए कि जब आपको कोई चोट लगती है तो एक जो हेमेटोमा बन जाता है वो कितना पेनफुल होता है। कुछ इसी तरीके से होता है। ये एंडोमेट्रियम की कुछ सेल्स जो है ये मायोमेट्रियम के अंदर आ जाते हैं। किस वजह से, इस पे बहुत रिसर्च चल रही है, बहुत सारे रिसर्चेस, मेटा एनालिसिस चल रहे हैं, बहुत सारी थियरीज आ गई हैं, बट एग्जैक्ट कारण अभी तक पता नहीं चला है। तो अब इन पीरियड के दौरान जो ये शेड सेल्स बाहर हो जाते हैं, एडिनोमायोसिस में मायोमेट्रियम के अंदर ये जो सेल्स हैं यह पीरियड वाला ब्लड रिलीज करते हैं। अब इस ब्लड को बाहर निकलने की कोई जगह नहीं है, तो यहीं पर ये ब्लड इकट्ठा होता रहता है और यह दर्द बहुत ज़्यादा कॉज करता है। पीरियड ख़त्म होने के बाद ये स्पॉट्स थोड़े से सप्रेस हो जाते हैं क्योंकि बॉडी का अपना मैकेनिज्म होता है, उसको ऑटोलाइज कर देती है। इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन के बाद फाइब्रोसिस होती है, बट पूरा कंप्लीट ऑटोफेजी नहीं हो पाती है। वहाँ पर कुछ सेल्स वहाँ पर रह जाते हैं और हर बार पीरियड के दौरान इस तरीके से मायोमेट्रियम के अंदर ब्लीडिंग होने से मरीज को पीरियड के दौरान बहुत अधिक दर्द होता है। इतना ज़्यादा दर्द, और हर बार ये दर्द बढ़ता चला जाता है। उसके साथ एसोसिएटेड उसको लूज मोशंस भी हो सकते हैं, पेशाब करने में भी दिक्कत हो सकती है। इनफर्टिलिटी की दिक्कत बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स में कॉमनली देखी गई है। और साथ साथ धीरे धीरे करके यह जो मसल लेयर है यह भी ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स बढ़ती जाती है। इसको जो है हम डिफ्यूज एडिनोमायोसिस यानी कि पूरी ही मायोमेट्रियम, पूरा ही यूट्रस का साइज बढ़ता रहता है, उसको डिफ्यूज एडिनोमायोसिस कहते हैं। इसकी वजह से पीरियड के दौरान दर्द होना, पीरियड के बाद में नीचे के पेड़ू में दर्द होना, पेशाब में दिक्कत होना, लेट्रिन जाने में दिक्कत होना, संबंध बनाने में दिक्कत होना, इनफर्टिलिटी ऐसे पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा मिलती है। और साथ ही साथ अगर प्रेगनेंसी आ भी जाती है तो ऐसे केसेस में एबॉर्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको पीरियड में ज़्यादा दर्द है और आपके बार बार एबॉर्शंस हो रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कर ये देखें कि किसी भी तरीके की एडिनोमायोसिस तो नहीं है। डिफ्यूज एडिनोमायोसिस यानी कि जिसमें यूट्रस का साइज चारों ही तरफ बढ़ता रहता है, यह सबसे ज़्यादा कॉमनली मिलती है और तकलीफ भी इसमें ही सबसे ज़्यादा होती है। डिफ्यूज के साथ ये देखा गया कि कुछ लोगों में फोकल एडिनोमायोसिस होती है। फोकल यानी कि पूरी की पूरी जो आपकी मायोमेट्रियम है वहाँ पर डेवलपमेंट ना होकर कुछ ही जगह जो है वो सेल्स डिपॉजिट्स होते हैं और वो बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे केसेस को फोकल यानी कि किसी पर्टिकुलर एक जगह पर जो है एंडोमेट्रियोसिस के सेल्स हैं। मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ एक एंडोमेट्रियोसिस का स्पॉट है, तो हर महीने यही एरिया बढ़ता जाएगा और यह फाइब्रॉइड या गांठ या रसौली की तरीके से बढ़ता जाता है। और अल्ट्रासाउंड में कुछ लोग इसको फाइब्रॉइड की तरीके से दे सकते हैं, लेकिन इसमें और फाइब्रॉइड या गांठ या रसौली में बहुत डिफरेंस होता है।
फाइब्रॉइड जो होता है उसके आसपास एक कैप्सूल होता है और उसके अंदर ये गांठ होती है। तो जैसे ही हम ये कैप्सूल को कट करते हैं, ये गांठ पूरी पूरी आलू की तरीके से आराम से निकल आती है। बट इसमें किसी भी तरीके का कोई कैप्सूल नहीं होता है और इसको पूरा पूरा ऑपरेशन के द्वारा निकाला नहीं जा सकता है। पहले तो यह देखा जाता है कि महिला की उम्र कितनी है, उसकी शादी को कितना वक्त हुआ है, उसको दर्द की ज़्यादा कंप्लेंट है कि इनफर्टिलिटी की ज़्यादा कंप्लेंट है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर इस एडिनोमायोसिस का ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर महिला को दर्द बहुत ज़्यादा है, प्रेगनेंसी अब अगर उसको नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स को यूजुअली हम लोग दवाइयों पर रखते हैं और लंबे समय तक उनकी दवाइयाँ देते हैं, जिससे कि ये जो ब्लड इसके अंदर इकट्ठा हो रहा है, ये ब्लड ना इकट्ठा होने पाए और ये एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स को हम लोग ये मानिए ख़त्म नहीं कर सकते, बट छोटा कर देते हैं और सुखा देते हैं। तो दवाइयाँ दे सकते हैं। बच्चेदानी के अंदर एक मिरेना नाम की दवा पड़ती है, कॉपर्टी की तरीके से होती है, जिसके अंदर दवा भरी हुई होती है, वो डाल सकते हैं। 5 साल तक के लिए पेशेंट को इससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ रहता है। बट पेशेंट अगर इनफर्टिलिटी की है तो ऐसे केसेस में, क्योंकि ये एंडोमेट्रियोसिस का ही पार्ट है, यह समझना है कि इसके भी अंडे कम हो रहे होंगे और अंडे की गुणवत्ता में भी असर आ रहा होगा। तो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट चाहे IUI कराएं चाहे IVF कराएं, वो आपको समय रहते कराना है। अदरवाइज प्रॉब्लम दिन ब दिन, हर महीने, हर पीरियड के साथ, हर ब्लीडिंग के साथ यह प्रॉब्लम बढ़ती ही जाती है। इसी तरीके से अब अगर दर्द बहुत ज़्यादा है, दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर हमको इसकी सर्जरी भी करनी पड़ती है, जो कि हम लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी विधि से कर सकते हैं। लैप्रोस्कोपी विधि में मात्र 4 छोटे छोटे 1-1 सेंटीमीटर के छेद से दूरबीन विधि द्वारा अगर फोकल एडिनोमायोसिस है तो जितना पार्ट इसका एक्साइज कर सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि इसका कोई कैप्सूल नहीं है, तो जितना पार्ट इसका हटा सकते हैं वो हटा देते हैं और बाकी एरिया को सूचर करके फिर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। अगर फोकल एडिनोमायोसिस है, उसमें भी एक्स्ट्रा जो मायोमेट्रियम का पार्ट है उसको हटा दिया जाता है, तो उससे जो ये एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स यूट्रस के अंदर हैं, बच्चेदानी के अंदर हैं, वो काफ़ी कम हो जाते हैं और पेशेंट को तुरंत ही दर्द में काफ़ी आराम मिल जाता है। तो कुल मिलाकर यह बीमारी भी रिकरेंट है, पूरी जड़ से ख़त्म नहीं हो सकती। तो इसीलिए आपको लगातार अपने गायनेकोलॉजिस्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के कांटेक्ट में रहना है। इसके लिए बहुत एक्सपर्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। सही समय पर सही कार्य करने से आपको प्रेगनेंसी भी अचीव हो सकती है। अब ये इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट ही जानेंगे कि आपका IVF ICSI से ट्रीटमेंट होगा कि सिंपल IUI से ट्रीटमेंट होगा या नॉर्मल तरीके से भी आप कंसीव कर सकते हैं। कुल मिलाकर ज़रूरत ये है कि इसको जितनी जल्दी डायग्नोज कर लेंगे उतनी ही जल्दी हम इसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट कर पाएंगे। आशा करती हूँ इससे रिलेटेड आपकी काफ़ी क्वेरीज सॉल्व हुई होंगी। कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी उन्हें आंसर करने की। और ज़रूर से इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।